ये सही है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में गूंथने की कोशिश, और इसमें मैं स्वाधीनता आंदोलन की सभी प्रगतिशील आवाजों को शामिल कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस की आवाजें हों, चाहे वो कांग्रेस के भगत सिंह और अंबेडकर जैसे आलोचकों और विरोधियों की आवाजें। लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि इनमें से किसी के लिए भी स्वाधीनता का संबंध सामाजिक संबंधों की पुनर्रचना से था। सामाजिक संबंधों की पुनर्रचना के बिना स्वाधीनता, ये उस समय का कोई समझदार व्यक्ति नहीं सोचता था, न मानता था। और इसीलिए इसी ओरिएंटेशन के कारण दादा धर्माधिकारी ने बहुत सही शब्द उस समय के इंडियन नेशनलिज्म को दिया था। उन्होंने उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के इंडियन नेशनलिज्म को और उसकी विरासत को मानवनिष्ठ भारतीयता, ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म तरह तरह के हो सकते। एक नेशनलिज्म हिटलर का था, जिसने न केवल यूरोप को बल्कि जर्मनी को भी एक विनाश के कगार पर धकेल दिया। और एक नेशनलिज्म भारत जैसे देश का था, जो बेसिकली एंटी कॉलोनियल होने के साथ साथ समाज के और संस्कृति के पुनर्गठन का आंदोलन था, और इसलिए वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से कटकर रह ही नहीं सकता। आप 1931 के कांग्रेस के कराची प्रस्ताव को याद करें, सोशल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन। आपके संविधान की, भारतीय संविधान की पूर्व गूंज आपको उस प्रस्ताव में सुनाई पड़ जाएगी। और वो प्रस्ताव नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर तैयार किया था। उस प्रस्ताव को अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, और अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। ये जानबूझ करके इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग इन नेताओं के मतभेदों पर अपने ओछेपन को आरोपित करते हैं। सोचने समझने वाले लोगों में मतभेद होते ही हैं, लेकिन वो मतभेद ओछे लोगों के मतभेदों से अलग तरह के होते हैं। ये क्या प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव था कि आजादी आने पर भारत की जो सरकार होगी वो डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज के प्रति कमिटेड होगी, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान मजदूरी देने के लिए कमिटेड होगी, दलितों के अधिकारों के लिए कमिटेड होगी, औद्योगिकरण के जरिए गरीबी दूर की जाएगी, और स्टेट विल बी न्यूट्रल टू ईच एंड एवरी रिलीजन। दिस वाज 1931 कराची। इसीलिए मैंने कहा कि दादा धर्माधिकारी ने बहुत सही शब्द दिया भारतीय राष्ट्रवाद को मानवनिष्ठ भारतीय, नेशनलिज्म रूटेड इन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, नॉट नेशनलिज्म रूटेड इन जिंगोइज्म एंड रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। जैसा कि विनोबा ने संकेत किया था गांधी के संदर्भ में, मैंने जैसे आपसे कहा कि नेहरू ने गांधी जी के साथ उसी तरह का रिश्ता बनाया, और वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि कोई अलग से नेहरू लाइन दी गई है। आर के करंजिया को एक बहुत लेंथी इंटरव्यू उन्होंने दिया था 1960 में, जो लंदन से छपाया था माइंड ऑफ मिस्टर नेहरू के नाम से। उसमें करंजिया बार बार ये अंडरलाइन करते हैं कि आपने कुछ अलग सोचा है, नेहरू लाइन, नेहरू पॉलिसी, नेहरू वीएमएल। नेहरू कंसिस्टेंटली कहते हैं कि देखिए, वी आर ओनली फॉलोइंग गांधी जी टीचिंग्स, देयर इज नो नेहरू लाइन, देयर इज ओनली वन गांधी लाइन, वन लाइन, एंड दैट इज गांधी लाइन, एंड दैट एक्चुअली इज द इंडियन अप्रोच। ध्यान दीजिए, एक ही लाइन है कांग्रेस की, वो गांधी लाइन है, और गांधी लाइन इंडियन अप्रोच। ये शब्द बहुत इंडियन अप्रोच, ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा, लेकिन पहले हम लोग ये रेखांकित कर लें कि इस वक्तव्य को नेहरू की विनम्रता के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, नेहरू की ऑब्जेक्टिविटी, नेहरू की ओरिजिनलिटी के नकार के तौर पर नहीं। बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे।
अब कोई महानुभाव अगर इसको शब्द से ले लें और मान ले कि क्या करना है तुलसीदास को पढ़ के, तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे कविता लिखना नहीं आता, तो इससे तुलसीदास का कवि विवेक नहीं स्पष्ट होता, इन महानुभाव की महानता प्रकट होती है। ये विनम्रता का वक्तव्य है। बड़े लोग अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात नहीं करते। बड़े लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने फलाना तीर मारा, जो तीर मारा है वो दिखता है। तो नेहरू को ये अलग से कहने की जरूरत नहीं थी, करण जी जानते थे, लेकिन वो नेहरू के मुंह से कहलवाना चाहते और नेहरू ने इनकार किया। नेहरू ने कहा कि गांधी लाइन, इन अदर वर्ड्स इंडियन अप्रोच। Now this expression Indian approach, friends, is extremely significant. What does an Indian approach mean? Why Nehru insisted on Indian approach? And here we can touch upon the question also, जैसा बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से academicians कहते हैं, नेहरू की तो जो सारी की सारी थिंकिंग थी, नेहरू का जो पूरा माइंड था, उसकी मेकिंग में हिंदुस्तानी ट्रेडिशन का, हिंदुस्तानी कल्चर का, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ थिंकिंग का कोई योगदान था ही नहीं। तो सब कुछ हेवियर सोशलिज्म से, ब्रिटिश पॉलिटिकल थॉट से उन्होंने सीखा और उसको हिंदुस्तान में लागू किया। अभी पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण पुस्तक नेहरू पर लिखी गई है, वो एक नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में दिया गया लेक्चर था, उसका प्रकाशित रूप है। उसकी स्थापना यही है और मैं इस स्थापना से बहुत फंडामेंटली असहमत हूं और अपनी अगली किताब में उस असहमति को व्यवस्थित एकेडमिक रूप से व्यक्त करूंगा। वास्तविकता यह है कि जब नेहरू कह रहे हैं इंडियन अप्रोच, तो उनका अर्थ क्या है, इसको हम समझें। भारत के बारे में बहुत लोकप्रिय मेटाफर है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का, महामानव समुद्र। दुनिया भर की सभ्यताएं और संस्कृतियां यहाँ आती गई और इस तरह ये भारत नाम का मानव समुद्र बना। नेहरू का प्रिय मेटाफर ये नहीं है। नेहरू का प्रिय मेटाफर था पैलिम्सेस्ट, किसी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट का कोई पन्ना। और नेहरू ने एक्सप्लेन किया उस मेटाफर को इस दो जगह, डिस्कवरी में भी और ऑटोबायोग्राफी में। तो ये एक ऐसा पैलिम्सेस्ट है, हिंदुस्तान मुझे एक ऐसा पैलिम्सेस्ट लगता है जिस पर ना जाने कितनी इबारतें एक के बाद एक लिखी गई, लेकिन किसी भी अगली इबारत ने पिछली इबारत के अक्षरों को पूरी तरह इरेज नहीं किया। मैं अभी 1 घंटे में और ये बात आप अपने अनुभव से देख सकते हैं, अगर देखना सीख लें तो। आपकी जो बैलगाड़ी है वो मोर और लेस वैसी ही है जैसी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे। हल भी लगभग वैसे ही आज तक। और इस पर अमेरिका के लोग हंसते थे, मैं इस पर गर्व करता हूं कि हमारे यहाँ जब मिसाइल टेस्ट हो रहे थे तो मिसाइल बैलगाड़ी और साइकिलों पर ढोकर ले जाए गए थे। आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट ashamed of it. It shows precisely the point that it is a palimpsest on which there are a number of inscriptions, but no later inscription has erased the earlier one. And therefore there is a deep continuity in India. India as a political unit may be new. Personally, I don't think it's new even in that way. But well, maybe new, but as a cultural continuity, as a felt emotional continuity, India is literally as old as hills, as they say in idiomatically speaking. And Nehru was acutely conscious of it. The other thing which Nehru insisted on constantly elaborating his idea of India was the multivocality. नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऋग्वेद का नासदीय सूक्त पूरा उद्धृत किया, पूरे का। और क्या है नासदीय सूक्त? नासदीय सूक्त में जिज्ञासा यह है कि ये जो सारा संसार है, सारी सृष्टि है, द होल एग्जिस्टेंस, इसकी मिस्ट्री को कौन जानता है? सवाल उठाया गया है, उत्तर है कि ऋषि मुनि जानते हैं। कहा नहीं, वो नहीं जानते। फिर अगला उत्तर है कि संभवतः देवता जानते हैं। तो फिर जवाब दिया गया है कि नहीं, वो भी नहीं जानते। शायद इस समूची सृष्टि का जो अध्यक्ष है, शायद वो जानता है। और अगला ही मंत्र कहता है कि नहीं, वो भी नहीं जानता। सो नो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ
No idea can claim to be the final and ultimate statement of truth. Truth is absolute, but its realization by human mind is a constantly evolving process, and no realization of truth can claim to be the just final and finished. This was there. Then you have an ekant thought of वर्धमान महावीर कि किसी भी सत्य के कई पहलू होते हैं, कम से कम 7 पहलू होते हैं, इसीलिए उसको सत्य न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। 7 पहलू तो उन्होंने गिने और माना है कि इससे भी अधिक हो सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस एक्सप्रेशन सम्यक, भगवान बुद्ध का दिया हुआ सम्यक। आपको सम्यक की खोज करनी चाहिए, अतिरेकों से मुक्त होना चाहिए। मेरी किताब की जो भूमिका है, जो मैंने लिखी उसका शीर्षक ही है डिस्कार्डिंग दी एक्सट्रीम्स इन फेवर ऑफ गोल्डन मिडिल पाथ। सम्यक की मध्य मार्ग। अतिरेक बहुत आकर्षक होते हैं, खासकर के नौजवानों के लिए। हमें भी नौजवानी में एक कविता बहुत प्यारी लगती थी कि बीच का रास्ता नहीं होता। वास्तविक कहिए कि जीवन में तो रास्ता बीच का ही होता है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे राजनीति हो। सुमन जी की कविताएं लिखने में रुचि है, नाटक लिखने में रुचि है, तो रास्ता यही है कि वो मुझे भी झेले और अपना काम नहीं करे। रास्ता ये नहीं है कि या तो कविता लिखना छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तो रास्ता तो बीच का ही होता है, और हम अपने निजी जीवन में उस रास्ते की खोज करते हैं। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको हर स्तर पर ऐसे ही रास्ते की खोज करनी चाहिए। और जैसा कि नासरीय सूक्त ने याद दिलाया कि यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि उसने सत्य का अंतिम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सत्य का अंतिम ज्ञान तो स्वयं परमात्मा को भी संभव है। और इसलिए दोस्तों, और आप इस बात पर ध्यान दें कि दिस कंटिन्यूज, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी सोच विचार का विकास जो है वो 4वीं 5वीं सदी तक हुआ, उसके बाद रुक गया। जैसे मध्यकाल कहते हैं, और जैसे मैं पर्सनली आरंभिक आधुनिक काल कहना पसंद करता हूं, अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया, उसमें आप देखें, फारसी देखें, वर्नाक्युलर देखें, तमाम सोर्सेस को आप देखें, कहीं ना कहीं उसमें ये जो ठेठ इंडियन टच है, लुकिंग फॉर समथिंग मिडिल, डिस्कार्डिंग द लियोर ऑफ एक्सट्रीम, an attempt to go beyond binaries। कबीर की मशहूर साखी है, हदर चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगा। So one has to go beyond the idea of hud and behad. One has to go beyond the ideas of given and closed binaries. And we must genuinely pay our respect and tribute to the leaders of our national movement who tried to infuse a huge popular movement with such profound philosophical ideas. In this sense, Indian national movement for young political scientists like Hilal Ahmed is not only a text, to use his favorite expression, in political praxis, it's also a text in philosophical praxis. And we ought to be proud of it. Anyway, so, अब आप इस बात पर ध्यान दें, नेहरू के बारे में एक तो प्रचार यह किया गया है कि साहब वो तो धर्म और अध्यात्म इन सब चीजों के प्रति बहुत उदासीन थे, वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड थे। उनके बारे में लिखा गया है कि अब नेहरू इसलिए इर्रेलेवेंट है क्योंकि अपने जमाने में नेहरू समझ नहीं पाए कि 21वीं सदी में प्रोग्रामिंग और प्रेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रेयर साथ साथ चलेगी, सॉफ्टवेयर और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलेगी, इसलिए नेहरू इर्रेलेवेंट। अब अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब गुरु फलाने और गुरु ठिकाने हो तो अलग बात है, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा गंभीरता से आप संधान करें, थोड़ा उसको गंभीरता से देखें, तो नेहरू मनुष्य की स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उसकी स्पिरिचुअल बेचैनी के प्रति बहुत सचेत थे। उसी बातचीत में जिसका मैंने हवाला दिया करंजिया के साथ 1960 में, नेहरू वॉज रियलाइजिंग, ही वॉज ऑलमोस्ट मेकिंग अ प्रोफेसी दैट टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन इज क्रिएटिंग अ स्पिरिचुअल एंटिटी in human mind, and we have to think about it.
We have to do something. Spiritual emptiness being caused by technological civilization. This is Jawaharlal Nehru, supposedly indifferent to spirituality or such things in 1960, talking to Karan. The point, however, is कि मनुष्य की स्पिरिचुअल क्वेस्ट को एड्रेस करने के लिए नेहरू प्रोफेशनल स्पिरिचुअल गुरुओं से ज्यादा क्रिएटिविटी पर भरोसा करते हैं। और इसमें वो अकेले नहीं थे। हमारा सारा भक्ति आंदोलन वो बुनियादी तौर से यही रेखांकन है कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट को कविता के जरिए संतुष्ट करना कहीं बेहतर है, क्रिएटिविटी के जरिए संतुष्ट करना कहीं बेहतर है। आपने अगर कभी, मुझे सौभाग्य मिला है सुब्बू लक्ष्मी को सुनने का और ऐसे दूसरे क्लासिकल सिंगर्स को सुनने का, अगर आपने कभी उन्हें सुना हो तो ये इर्रिलेवेंट है कि वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। उनका गाना अपने आप में आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने वाला है। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए फला गुरु ठिका गुरु की शरण में जाने की। आपको जाना चाहिए, आपकी मर्जी है, मुझे नहीं जरूरत है। सुश्रुति में अपनी बात कर रहा हूँ, नेहरू को भी नहीं। लेकिन नेहरू वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और इसीलिए आप देखेंगे कि नेहरूवियन पॉलिसी में जो अर्जेंसी IIT और IIM को स्थापित करने में थी, वैसी ही अर्जेंसी साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म इंस्टीट्यूट, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, यानी वो सारे माध्यम, वो सारे क्रिएटिव आउटलेट्स जो 20वीं सदी के मध्य तक हम जानते थे, मनुष्य जानता था, वो अधिक से अधिक बेहतरीन ढंग से और उच्च स्तर पर जनता के बीच पहुंचे। ये नेहरू सरकार की प्राथमिकताओं में से, क्योंकि नेहरू जानते थे कि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन जो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस क्रिएट करती है, उसकी चिंता करना भी स्टेट का काम है। और इसलिए मित्रों, इसी के साथ ये भी ध्यान रखें, ये याद करना जरूरी है। यहां नेहरू ने आत्मकथा में भी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, आत्मकथा में थोड़ी हड़बड़ी में और थोड़े ज्यादा जोशीले ढंग से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में थोड़े ठहरे हुए ढंग से, थोड़े धीरज के साथ धर्म की समस्या पर विचार किया। और उन्होंने लिखा है कि संगठित धर्म के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि आलोचना का ही भाव ज्यादा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि धर्म की ऐतिहासिक भूमिका के दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। धर्म के कारण अगर हिंसा हुई है, झगड़े हुए हैं, तो धर्म के कारण नैतिक विकास भी है। धर्म ने अगर अजीब अजीब तरह के कट्टरपंथी उत्पन्न किए हैं, तो धर्म ने बहुत नेक दिल इंसान भी पैदा किए हैं, चाहे वो गांधी जी और खान साहब यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे महान लोग हों, चाहे साधारण हों। तो धर्म की भूमिका को ठीक से समझने की जरूरत है। इस ऐतिहासिक तथ्य के रेखांकन के बाद नेहरू अपनी खुद की समझ बयान करते हैं और कहते हैं कि आई फील एट होम इन पैंथेइस्टिक एटमॉस्फियर ऑफ एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट इंडिया। पैंथेइज्म का मतलब होता है सारी दुनिया में ब्रह्म को या ईश्वर को देखना, कण कण में व्यापे है राम, ये होता है मतलब पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है जर्रे जर्रे में तेरा नूर, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज पैंथेइज्म एंड नेहरू फेल्ट एट होम विद दैट। एंड आल्सो he said that again, which is typical humanity, he says that I cannot claim to understand the intricacies of such things, but I feel attracted to the Advaita philosophy of Vedanta. जाहिर है नेहरू हमारी पीढ़ी के नेताओं जैसे नहीं थे जो ये कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद अगर वेदांत कोई समझता है तो मैं ही समझता हूं। वो ह्यूमिलिटी के साथ कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ इट, but I feel attracted towards it. But how much did he understand it? It becomes clear in those 4 or 5 pages which he has written about this in Discovery of India. इसलिए मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हम 21वीं सदी में नेहरू की बात करते समय नेहरू की मेकिंग में जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और उसकी जो यूरोपियन ट्रेडिशन है, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी ट्रेडिशन, जिसमें मैं वेद से लेकर के 15वीं 16वीं सदी तक के हिंदुस्तान को शामिल करता हूं,
जिसमें मैं बौद्ध, जैन, वैदिक, नास्तिक, चारवाक, इस्लाम, ईसाइयत सबको शामिल किया। This holistic Indian culture and tradition contributed immensely to the making of Nehru's mind. It was not merely rooted in Western philosophy and tradition. Those of you who care to read it, the entire preface written for this book argues precisely this and with evidence. और इसलिए जहां तक फिलोसॉफिकल लेवल का सवाल है, तो इस समय दुनिया जिस तरह के एक्सट्रीमिज्म की गिरफ्त में है, जिस तरह हर आदमी को, हर विचार को ये यकीन है कि अंतिम सच्चाई का ठेका तो उसी को दे दिया है परमात्मा ने, जिसमें वो एक नॉवेल मैंने पढ़ा था कई वर्ष पहले, या 10 लगभग हुई है, टॉम लिलो या क्या नाम था लेखक का, उसका एक वाक्य में कभी नहीं भूल सकता। नॉवेल का नाम भूल गया, लेखक का नाम भूल गया, लेकिन वो वाक्य में कभी नहीं भूल सकता। That in 20th century world, the novel was written before 9/11. It was written in 1980 or 1989, and the novel says that in 20th century world, only he is taken seriously who is ready to kill for his ideas. आपका विचार तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसके लिए हत्या करने को तैयार, और हत्या तभी उत्पन्न होती है जब आप ये मानते हो कि केवल आप ही का विचार सही है, आपसे जो असहमत है वो या तो एंटी नेशनल है, या एंटी हिंदू है, या एंटी इस्लाम है, या एंटी ह्यूमन है, ब्ला ब्ला ब्ला। देयर इज नो स्कोप ऑफ डायलॉग। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एट दिस फिलोसॉफिकल लेवल, Nehru's approach, in other words, Indian approach, remains relevant and inspiring, not only for us Indians, but for the whole world. And it's not merely at the level of philosophy that I'm talking of, continuing, even reinforced relevance of Nehru. It's at the level of more mundane, practical, political level also. लेकिन ये समझना जरूरी है कि नेहरू की नीतियां इसी इंडियन अप्रोच से प्रभावित थी। एक्सट्रीम्स को छोड़कर के सम्यक की खोज, मध्य मार्ग की खोज, हर एक से कुछ सीखते हुए अपना कुछ क्रिएटिव ढंग से करने की खोज। मैं चूंकि एक एकेडमिक हूं, लेखक हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि पूर्ण रूप से मौलिक कोई नहीं होता सिवाय पागल। केवल पागल ही टोटली ओरिजिनल होता, बाकी हर मौलिक विचार दूसरे विचारों के साथ संवाद में ही विकसित होता है। पागलों की बात और है, उनके विचार की धीमा अलग है, और जिनको वो पसंद है वो पसंद हो, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हर विचार से आप कुछ ग्रहण कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल एक बर्तन है जिसमें लाके सब कुछ पटक दिया गया और बर्तन पर कोई असर नहीं। आप एक एक्टिव मॉरल एजेंट हैं। आप भी अपने ढंग से सोचेंगे कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, क्या नहीं है, मेरे अपने पैमानों पर नैतिकता और सच्चाई के पैमानों पर क्या खरा उतरता है, क्या नहीं उतरता है। व्यक्तिगत तौर पर भी आप सोचेंगे और समाज के तौर पर भी सोचेंगे। और नेहरू जैसे लोगों ने यही करने की कोशिश की, और जिसके नतीजे के तौर पर मैं केवल 2 चीजों को टच करूंगा। वैसे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने कहा था नासिर से कि प्रोफेसर हूं तो 50 मिनट की क्लास तो होनी है, और वो ऑलरेडी 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो मैं समाप्त करना चाहता हूं। और प्रोफेसरों की मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं। तो मैं केवल 2 चीजें बहुत मोटे तौर पर, और जो सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थनीति और विदेश। नेहरू की अर्थनीति की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई। हमने भी बचपन में अपने प्रोफेसरों से, मित्रों से चुटकुले सुने हैं। साहब देखिए, नेहरू की अर्थनीति का हाल ये है कि वो दावा तो करते थे कि वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के गुण ग्रहण करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उस तरह का जैसा वो मशहूर चुटकुला है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की प्रतिभा से प्रभावित होकर एक परम सुंदरी महिला ने उनसे कहा कि जॉर्ज, हमें विवाह कर देना चाहिए। तो जॉर्ज ने कहा क्यों? बोले सोचिए कि आप जब बच्चे होंगे हमारे, तो उन्हें आपकी प्रतिभा और मेरा सौंदर्य मिलेगा, कैसे अद्भुत बच्चे होंगे। जॉर्ज ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन खुदा ना करे और उल्टा हो गया तो।
यानी आपकी प्रतिभा और मेरा सौंदर्य मिल गया तो क्या होगा। तो ये चुटकुला मिक्स्ड इकोनॉमी के खिलाफ खूब सुनाया जाता था, आज तक सुनाया जाता। हम जरा वास्तविकता पर विचार, मैंने जैसा कहा कि बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा है, लिखा है कि नेहरू गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड अनप्रोडक्टिविटी, regulated incompetence and distributed poverty, and it was called socialism. Somebody has written this. I find this statement quite amusing. इसके खंडन के तौर पर मैं 50 बातें कह सकता हूं, लेकिन केवल एक बात कहूंगा, और वो बात उम्मीद है कि उस तरह की साबित होगी कि हाथी के पांव में सबका पांव। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 वर्ष, 31 years एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्वाभाविक कॉलोनियल रूल के 200 साल, उसके बाद निकट अतीत में बंगाल का मैनमेड फेमाइन, फिर विभाजन की विभीषिका जिसमें लाखों लोग उजड़े, लाखों लोग मारे गए, काइंड ऑफ रेवेस्ड इकोनॉमी, रेवेस्ड सिस्टम, नो हेल्थ केयर, नथिंग। नेहरू के निधन के समय ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 से बढ़कर लगभग 50 साल हो गई। 17 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 19 साल की वृद्धि ऐसी नीतियों से तो नहीं हो सकती जिसमें केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, और वो भी तब जबकि डेमोक्रेसी बरकरार रही, रोबस्ट डेमोक्रेसी रही, लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे और नीतियां चलती रही। लोग, आजकल के लोग, एक समस्या हमारे पूरे समाज के साथ, खासकर नई पीढ़ी के साथ ये है, और फिलोसफिकली इसको कहें तो हमारा सारा सोच इस समय सिंक्रोनिक हो गया है। डायक्रनी, यानी यूं कहिए कि जो समकालीन है वही दिखता है, इसके पीछे का इतिहास हम लोग आमतौर से देखने को राजी नहीं, और कोई दिखाने की कोशिश करे तो गरियाने लगते हैं। चीन के साथ बहुत तुलना की जाती है, और खासकर के रोचक बात है कि ये तुलना वो लोग करते हैं जिन्हें चीन के पॉलिटिकल सिस्टम में रहना पड़े तो 2 दिन में बाप बाप करके भागे। They take their individual freedom for granted, but they praise China to the sky, and in the same measure condemn her and his success. तो साहब देखिए चीन कहाँ पहुंच गया, और हम कहाँ हैं, चीन के शहर देखिए, चीन का ये देखिए, वो देखिए। बड़ी सुविधा से लोग भूल जाते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चक्कर में जो अकाल चीन में पड़ा था उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, और ये सूचना लोगों को भी 10 साल पहले जाकर मिली। 944394 There was a complete ban and censorship on any kind of spread of news inside or outside China। भारत में अकाल पड़ता था, बाढ़ आती थी, कोई भी दुर्दैव होता था, अखबारों में चर्चा होती थी, पार्लियामेंट में सरकार पर हमले होते थे, अखबारों में हमले होते थे, और सरकार को सफाई देनी पड़ती थी। एक घटना याद आती है दोस्तों, मैं उन दिनों यूपीएससी का सदस्य था, सन 2011 या 12 की बात है। तो इंटरव्यू में एक नौजवान आया मेरे सामने, और उसने एकदम से मनमोहन सिंह की या भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना और टीम का गुणगान शुरू किया। मुझे बहुत मजा आया सुन के, मैं उसको प्रूव करता रहा, वो कहता रहा। फिर मैंने उससे एक कहा कि यार सुनो, जरा कल्पना करो कि इंटरव्यू बीजिंग में हो रहा है, तो जैसा इस तरह के बच्चों के साथ होता है, कोचिंग करके आते हैं, बढ़िया आसमानी रंग का सूट टाई पहनकर, सोचने की तकलीफ कम करते हैं, रखने का काम ज्यादा करते हैं। पॉइंट मैंने कहा भाई साहब, ये इंटरव्यू अगर बीजिंग में हो रहा होता और आप माओ से तुम और वर्तमान साझा खू जनताओं की वैसी खिंचाई कर रहे होते जैसी नेहरू और मनमोहन सिंह कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की कर रहे हैं, तो आप ही नहीं बल्कि ये जो मेरे 4 साथी बैठे हैं और मैं, हम 6 लोगों के बारे में हमारे परिवार वाले ढूंढते रह जाते कि you are condemning democracy, you are abusing democracy in a civil service interview because you are confident, and you are rightly confident, that your views about democracy or your views about Nehru or your views about present government are not going to affect your prospects in a negative way. You are confident of that, and that is why you are talking like that, and you are rightly confident about it. We are not going to hold this against you, but please think about it. You take democracy for granted, और फिर मतलब आपको लगता है कि डेमोक्रेसी टू मच हो गई। तो मिडिल क्लास के लिए डेमोक्रेसी टू मच तभी होती है
जब डोमेस्टिक हेल्प राइट्स की बात कर रहे हैं, वरना तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन डोमेस्टिक हेल्प करने लगे सर जी मुझे भी इतवार की छुट्टी चाहिए, तो डेमोक्रेसी इज टू मच। जब ड्राइवर कहने लगे कि साहब 10 घंटे की ड्यूटी के बाद बुलाओगे तो ओवर टाइम लूंगा, देन डेमोक्रेसी इज टू मच। Because democracy is my privilege, it's not everybody's right. Unfortunately or fortunately, that is not the case. अभी जब किसान आंदोलन हुआ, मैं समकालीन राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़े पदाधिकारी ने कहा था कि हिंदुस्तान में सही इकोनॉमिक डिसीजंस टू मच डेमोक्रेसी की वजह से संभव नहीं होते। डेमोक्रेसी से ये जो चिढ़ है, ये चिढ़ स्वाभाविक है, और ऐसे चित्त में चिढ़ नेहरू के प्रति अनिवार्यता होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी से चिढ़ हासिल की प्रतीक्षा का लक्षण है, आत्मघाती प्रतीक्षा का लक्षण है। इसीलिए ऐसे लोगों को लगता है कि देयर इज टू मच डेमोक्रेसी। यू कैन क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स वन मस्ट क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैन बी क्रिटिसाइज फॉर नॉट बीइंग डेमोक्रेटिक एनफ। Democracy can be criticized for turning into majoritarianism in the name of democracy. Democracy can be criticized just for being formal democracy and losing its content. But भगवान जाने भविष्य में क्या होगा, लेकिन कम से कम अभी तक डेमोक्रेसी से बेहतर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मनुष्य की चेतना सोच नहीं है, और नेहरू इस बात के प्रति बेहद सचेत है। इसीलिए वो एक चुटकुला है, पॉपुलर स्टोरी है, मुझे नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, लेकिन चुटकुलों में कुछ बात तो होती है। कहा जाता है कि एक बार नासर में या किसने कहा कि आई कीप माई कम्युनिस्ट इन जेल, नेहरू ने कहा आई कीप देम इन पार्लियामेंट, इट हेल्प्स मी। यस, इट हेल्प्स मी टू कीप माई क्रिटिक्स इन पार्लियामेंट, बिकॉज दे पॉइंट आउट कि कहां क्या गड़बड़ है। तो दोस्तों, जिस मिक्स्ड इकोनॉमी की या स्टेट इंटरवेंशन वाली इकोनॉमी की इतनी निंदा की जाती है और इस तरह की सपाट बातें की जाती हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हाथी के पांव में सबका पांव वाली बात, ऐसी इकोनॉमी के चलते डेमोक्रेसी रहते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 17, 18 या 19 साल का उछाल तो नहीं आ सकता जो आया। अभी जब कोविड का संकट हुआ 2020 में, आपको याद होगा कि अमेरिका में क्या हालत हुई थी। न्यूयॉर्क में लोग मरे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक अंक में लाखों अमेरिकियों की लिस्ट छापी थी, केवल उनके नाम छापे थे और कुछ नहीं था उसमें। वो अंक संभवतः 10 अप्रैल 2020 का अंक था। मैं उस समय अमेरिका नहीं था, संयोग से। न्यूयॉर्क में लोग मर रहे थे। क्यों? इसलिए नहीं कि बीमारी पर से लाइलाज थी, बल्कि इसलिए कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, बल्कि इसलिए कि ऑक्सीजन टैंक्स नहीं थी। और वैसे भी जब मैंने इसको समझने की और अध्ययन करने की कोशिश की, तो मुझे मालूम पड़ा कि अमेरिकन सिस्टम में हेल्थ आपका राइट नहीं है, यह कमोडिटी है जो आपको बाजार से खरीदी। सरकार अधिक से अधिक इसमें आपकी कुछ मदद कर देगी, जो भारत जैसे देश में किया जाता है आयुष्मान के नाम से, या और हम सब बड़े खुश होते हैं, सरकारें घोषणा करती हैं कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। मैं उन लोगों में से हूं जो आज भी ये मानते हैं कि सवाल स्वास्थ्य बीमा का नहीं है। बुनियादी तौर से रिलायबल और बेहतर स्वास्थ्य हासिल करना मेरे लिए कमोडिटी नहीं, मेरा डेमोक्रेटिक राइट। दो 2017 में एलिजाबेथ रोजेंथल नामक विदुषी ने एक पुस्तक लिखी है, एन अमेरिकन सिकनेस, एंड इट्स अबाउट द नेक्सस बिटवीन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन यूएसए एंड हेल्थ इंडस्ट्री इन यूएसए। और उसमें उन्होंने उदाहरण देकर बताया, इंस्टांसेस कोट किए हैं कि आपको बीमारी है तो अस्पताल आपका बिल आपको नहीं देगा, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को देगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसका कैसा तालमेल है, इस पर निर्भर करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे इलाज के 5 रुपए चार्ज करेगी या 50 रुपए। और एक ही बीमारी के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे 5 रुपए चार्ज कर सकती है, दूसरी उसके लिए 50 रुपए चार्ज कर सकती है, क्योंकि यू आर जस्ट इंसिडेंटल। खेल तो इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ कंपनी के बीच में है। Therefore, she rightly titled her book, her study of this system, as American sickness.
And the limits of this American sickness came out painfully during the COVID. और तब हम लोग बात करते हैं कि वो अर्थनीति जिसमें हेल्थ और एजुकेशन, आजकल कुछ फ्रेजेज बड़े बड़े पॉपुलर हैं खास करके मिडिल क्लास के बीच में, जैसे एक फ्रेज टैक्स पेयर्स मनी। सर टैक्स पेयर मनी ऐसे क्यों खर्च होता है? जैसे कि टैक्स केवल इनकम टैक्स देता हो, जैसे टैक्स केवल वही देते हैं जो अच्छी कमाई करते हैं। टैक्स वो भी देता है जो 50 पैसे की चाय पीता है दिन भर की मेहनत। It's not only the middle class, income tax paying class which is taxpayer. So he is also a stakeholder. That poor man, that poor woman is also a stakeholder in the system. एक फ्रेज है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। मैंने ये फ्रेज पहली बार स्वर्गीय श्री अरुण जेटली के मुंह से टीवी डिबेट में सुना था और मुझे बहुत आनंद आया था सुनकर। मैंने कहा मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, केवल एक निवेदन है, बोले कहिए। तो जो मैंने वहां का वही मैं यहाँ दोहराता हूँ। मैंने कहा एग्री, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, बट गवर्नमेंट हैज एवरी बिजनेस टू बी इन द बिजनेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। Nehruvian economy was motivated by this realization that there are certain activities which just cannot be left to the private sector. There has to be a state presence, there has to be a state intervention in certain activities of economy. बहुत बात की जा सकती है मित्रों, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर दूसरी क्लास शुरू हो गई तो फिर 50 मिनट और, इसलिए अब वो नहीं होना चाहिए। बहुत संक्षेप में फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसमें भी ज्ञानी लोग कहते हैं कि साहब, एक सज्जन ने लिखा है कि द स्मार्टनेस लाइज इन ज्वाइनिंग द विनर। इंडिया शुड हैव ज्वाइंड यूएसए इन 50s इटसेल्फ। देखिए, एक अज्ञान के बड़े स्तर पर knowledge is quite a torturous thing. It's bliss to be ignorant. अभी जो सज्जन है बड़े लोकप्रिय उपन्यास लेखक हैं ये, इन्हें ये पता ही नहीं है कि सेटो और सीएटो क्या थे, और जिन्होंने सेंटो और सीएटो के जरिए यूएस छतरी अम्ब्रेला ज्वाइन किया, उनका क्या है। इन्हें ये भी नहीं पता है कि 50s में सोवियत संघ था और नेहरू सौभाग्य से नॉस्ट्राडामस नहीं थे कि जान लेते कि 1991 में सोवियत संघ विघटित हो जाएगा और दुनिया यूनिपोलर हो जाएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंत में नेहरू ने लिखा है कि भारत की नियति किसी भी महाशक्ति का पुछल्ला बनने की नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। और इसलिए non-alignment was the most creative application of the idea of Samyak and Madhyama. And that is why it caught imagination of all newly independent Asian and African states, including some like Yugoslavia and Europe as well. और उसके फायदे और नुकसान की अगर बात की जाए तो केवल इतना कहना काफी है कि वाइडली एंड फॉर्चुनेटली नेहरू की आलोचना लोग कितनी भी कर लें, गलियां उन्हें कितना भी लें, फॉरेन पॉलिसी में अभी तक आप अंततः सारते नेहरू लाइन पर ही चले, और इसके लिए आपका धन्यवाद और परमात्मा का धन्यवाद। आप यूक्रेन और रूस के विवाद में एक सीमा के आगे नहीं बढ़ रहे। थोड़ी बहुत निंदा विंदा इधर उधर की कर देते हैं, लेकिन यूएन में एब्सटेन कर जाते हैं, इसी में समझदारी, नॉन अलाइनमेंट के इस्तेमाल में ही समझदारी। और वैसे भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये नेहरूवियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का ही एक एक्सटेंशन है कि भारत दूसरी बड़ी और इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ मिलकर एक अलग इकोनॉमिक एक्सेस क्रिएट करने की प्रोसेस का हिस्सा है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड किसी के हित में नहीं है। सच यह है कि स्वयं अमेरिकन नागरिक के हित में नहीं। और इसलिए मैंने जैसे आपसे कहा कि सौभाग्य से और बुद्धिमत्ता के कारण, और ये बुद्धिमत्ता बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, फॉरेन पॉलिसी में अभी तक आप एसेंशियली नेहरू लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इंडियन अप्रोच लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं।
मेरे एक मित्र ने आते आते मुझे संदेश भेजा कि आपको चीन और कश्मीर को लेकर नेहरू की जो निंदा की जाती है उसका जरूर कहना चाहिए। मैंने अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से लिखा है, और वैसे भी इस पर सौभाग्य से इस समय कांग्रेस के लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग जो फॉर्मली कांग्रेसी नहीं है, जैसे कि मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, नेहरू का प्रशंसक हूँ, कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग चीन और कश्मीर के सवाल पर जो वास्तविकता है वो जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र हैं हमारे, आशुतोष बैठे हैं, किसान टंडन बैठे हैं, मीडिया के ऐसे बहुत से लोग हैं, विनोद जी बैठे हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं और ये बातें लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन चूंकि मुझे कहा गया, और खास करके वो जो एक लेख लिखा गया पिछले दिनों माननीय कानून राज्य मंत्री द्वारा, मेरा केवल इतना निवेदन है कि जो जुलाई में भेजा गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा, वो विलय का प्रस्ताव नहीं था, वो स्टैंड स्टिल का प्रस्ताव था। और स्टैंड स्टिल का प्रस्ताव उन्होंने भारत को भी भेजा था और पाकिस्तान ने उसे तुरंत स्वीकार किया। भारत ने नहीं किया, और बहुत अच्छा किया कि नहीं किया। आप कल्पना कीजिए कि स्टैंड स्टिल का प्रस्ताव भारत ने स्वीकार कर लिया होता, कल्पना कीजिए जुलाई में। फिर अक्टूबर में जो हुआ तथाकथित कबायली हमला, जो वास्तव में पाकिस्तानी हमला था, वो कश्मीर पर होता, और उस समय भारत अगर हस्तक्षेप करता तो अंतरराष्ट्रीय कानून में स्थिति ये बनती कि दो देशों के बीच का, यानी कश्मीर और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा है, भारत बीच में हस्तक्षेप क्यों करे? भारत की लोक असिस्टेंट है क्या? मैं आशा करता हूं कि कानून राज्य मंत्री जी को अंतरराष्ट्रीय कानून का इतना ज्ञान तो होना चाहिए। नेहरू को ट्रोल करने के चक्कर में स्टैंड स्टिल और विलय पत्र का अंतर आप भुला दें, ये कोई अच्छी बात नहीं। दूसरी बात ये कि नेहरू की कश्मीर पॉलिसी नेहरू की पॉलिसी नहीं थी, वो नेहरू गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और उस कैबिनेट में जो मंत्री थे उनकी हैसियत प्रधानमंत्री के सामने वैसी नहीं थी जैसे आजकल के मंत्री हो। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंत्री थे, उसमें आदरणीय स्वयं श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एस्टेब्लिश्ड चीज है, जानते हैं लोग। अगर प्रधानमंत्री के किसी फैसले से आप बहुत असंतुष्ट हो तो आप इस्तीफा दें। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री ने किया, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट से रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया। क्यों दे दिया वो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे दिया। तो मुखर्जी भी दे देते इस्तीफा, अगर इतनी खराब थी वो नीति। श्यामा प्रसाद पटेल को और अम्बेडकर को तो देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी इतनी खराब नहीं थी। बल्कि धारा 370 तो संविधान में पटेल ने पायलट की थी, नेहरू तो उसके देश में थी, और पटेल ऐसे उठ के इस पर ज्यादा बहस मुबाहिसा ना हो, चुपचाप पास हो जाए। धारा 35 से हरि सिंह के खुद के आग्रह पे लाई गई थी। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है, मैं ये मानता हूं पर्सनली कि कोई आलोचना के परे नहीं है। मैं उस भक्ति परंपरा का विद्यार्थी हूं जिसमें राम के भक्त राम की और कृष्ण के भक्त कृष्ण की आलोचना करने से नहीं चूकते। हम तो भगवान की आलोचना करने से नहीं चूकते। तो नेहरू या किसी भी अन्य नेता की आलोचना करने से क्यों चूकेंगे? और नेहरू और उनके मेरे जैसे एडमायरर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आलोचना को बहुत सहज रूप से ग्रहण कर सकते हैं, जहां सही होगी उसे मान सकते हैं, और जहां हमें गलत लगे हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आलोचना के लिए डिस्टॉर्शंस मत लीजिए। हिस्टोरियन रहिए, डिस्टोरियन मत बनिए। मशहूर किस्सा है कि गांधी जी जा रहे थे जहाज में, तो किसी ने, अंग्रेज ने उनको 150 गालियां कागजों पर लिख के दे दी और एक आलपिन लगा के। तो गांधी जी ने वो कागज ले ली और रख लिया अपने खीसे में। अगले दिन उस अंग्रेज ने पूछा, डिड यू सी व्हाट आई हैव गिवन यू? तो गांधी ने कहा, देखा, और मेरे काम की जो चीज थी वो मैंने रख ली। बोले क्या रखा? बोले आलपिन रख ली। बाकी वो गालियां लिखा हुआ कागज फेंक दिया, आलपिन काम की रख। गालियां देने से मेरा या नेहरू का या इसका उसका किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। गाली देने वाले का संस्कार हो। डिबेट जरूर करें, और डिबेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेहरू की नीतियों का मूल्यांकन आप इस आधार पर करें तो नेशनल इंटरेस्ट में थी या नहीं, उस आम आदमी, उस उत्पीड़ित जनता के हित में थी या नहीं, जिसको नेहरू भारत माता कहते थे। मेरी किताब हुई भारत माता का शीर्षक
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक सब चैप्टर से ही लिया गया। उसका सब चैप्टर का शीर्षक है हुई भारत माता। और नेहरू उसमें याद करते हैं कि जब भारत माता की जय का नारा लगता है कांग्रेस के जलसों में, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या है भारत माता जिसकी आप जय का नारा लगाते हैं। तो तरह तरह की बातें लोग करते हैं और तब मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, ये सारा भौगोलिक विस्तार, ये सारी नदियां, ये सारे पहाड़, ये सब भारत माता हैं, लेकिन सबसे ऊपर भारत माता हैं आप हिंदुस्तान के लोग। और भारत माता की जय का मतलब है हिंदुस्तान के सबसे उत्पीड़ित, सबसे दलित, सबसे गरीब आदमी। नेहरू ने भारत माता की जय के नारे को एक डीप डेमोक्रेटिक और डायनेमिक कंटेंट, कम से कम इसके लिए मैं उनका बहुत गहरे में आभारी हूं। और मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि डिबेट हो, नेहरू पर हो, सब पर हो, लेकिन उसका टच स्टोन, उसकी कसौटी ये हो कि नेहरू की नीतियां इस अर्थ में भारत माता के अनुकूल थी या प्रतिकूल। धन्यवाद।